धन्यवाद विकास। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कल से एक सवाल पर चर्चा हो रही है कि आखिर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कल शाम को अचानक एकनाथ शिंदे डिनर करने के लिए राज ठाकरे के घर पहुंच गए। इस मुलाकात ने चौंकाया इसलिए क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार दोनों नेताओं के बीच खटास की खबरें आ रही थी। और खटास इस वजह से थी क्योंकि राज ठाकरे चाहते थे कि उनका बेटा अमित ठाकरे जिस माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था, उस सीट से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार को ना खड़ा करें। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो स्थानीय नेता थे माहिम इलाके से, सदा सरवणकर, वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि वे तो चुनाव लड़ेंगे ही, और उन्होंने चुनाव लड़ा। अब नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे के बेटे चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर आए जब चुनाव नतीजे थे। तो ऐसे में ये खबरें लगातार आ रही थी कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में एक खटास पैदा हो गई है। लेकिन कल जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो दूरियां थी अब उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने अपनी सियासी ज़मीन खो दी है और उस ज़मीन को वापस करने का एक मौका उनके सामने आ सकता है, जो जल्द होने जा रहे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जिसमें कि मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव होना है। तो ऐसे में राज ठाकरे को कोई बैसाखी चाहिए, कोई साथी चाहिए, ताकि फिर से वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकें। लगातार राज ठाकरे की पार्टी का ग्राफ नीचे जाता रहा है। 2009 में उनके पास 13 विधायक थे, 2014 में ये घटकर 1 हो गए, 2019 में भी एक ही विधायक चुनकर आया और 2024 में 0 विधायक रह गया। तो अस्तित्व का संकट है राज ठाकरे के सामने और उसी से उबरने की कोशिश ये कर रहे हैं। इस मुलाकात के और किस तरह के राजनीतिक मायने हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े। रौनक, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ये जो अचानक मुलाकात हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण जो समझ में आ रही है वो तो ये कि एनडीए में राज ठाकरे को जाने की इच्छा विधानसभा चुनाव के वक्त ही थी, लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा लगा वो एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि कितनी सीटें बीजेपी अपने कोटे से एकनाथ शिंदे को और फिर एमएनएस को देगी, तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना था। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी अपनी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कहा यह गया कि राज ठाकरे, आपको याद होगा कि अमित शाह से भी जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। तो मुख्य तौर पर अब जो इसमें का बीच का रास्ता निकल रहा है, जो बीजेपी को भी मंजूर दिख रहा है, जिसमें बीजेपी का भी फायदा है। एक तो ये कि जिस वक्त महानगर पालिका के महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, ठीक उसी वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपको ये तो पता ही है कि राज ठाकरे की जो इमेज खास तौर से उत्तर भारतीय बिहारियों के बीच में, वो बीजेपी को बिहार में कहीं नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए ये अरेंजमेंट कहीं ना कहीं होती हुई बीजेपी की तरफ से ही दिख रही है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे साथ आ जाए और एकनाथ शिंदे को जो कोटे में बीजेपी अपनी सीटें देगी, उनमें से वो राज ठाकरे को दे। और दूसरा जो मुख्य तौर पर यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये दोनों नेता साथ इसलिए भी आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है पूरे महाराष्ट्र में, स्थानीय निकाय के चुनाव में वो मुंबई में तो गठबंधन एकनाथ शिंदे की पार्टी से कर लेगी, लेकिन ठाणे, नवी मुंबई या फिर उल्लासनगर, पालघर जैसी जो महानगर पालिका है बड़ी, वहां पर शायद वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करे। और अगर ऐसा होता है तो शिंदे के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा, इसीलिए वो एक ठाकरे ब्रांड अपने साथ चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे कल जब मिले, उसके पहले श्रीकांत शिंदे हो, संदीप देशपांडे जैसे जो एमएनएस के नेता है, इनके बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। और उसके बाद ही कल ये दो नेता मिले और आने वाले दिनों में मुख्य तौर पर कुछ समय लगेगा, उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी रौनक, आपने कहा कि कोई ठाकरे ब्रांड का नेता अपने साथ करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, और वो आपको नहीं लगता कि इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी स्ट्रांग है। भले ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, उनकी हालत काफ़ी खराब रही, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई शहर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और अब जहाँ तक मुंबई महानगर पालिका का सवाल है, तो ऐसे में भी हो सकता है कि वो असर इन चुनाव में भी दिखे। और इसको देखते हुए राज ठाकरे को साथ में लेना शिंदे को फायदे का सौदा नजर आ रहा है, और उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है इससे।
जी देखिए, निश्चित तौर पर सर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि दोनों को कहीं न कहीं एक-दूसरे का अगर साथ मिलता है तो इसका फ़ायदा हो सकता है। एक तो जैसे आपने शुरुआत में जिस बात का विश्लेषण किया कि राज ठाकरे का 2014 के बाद से लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी को सत्ता में रखना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया था कि इस विधानसभा चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ता सत्ता धारी पार्टियों के साथ रहेंगे, यानी सत्ता में रहेंगे। लेकिन वैसा हो ना सका क्योंकि सीधे तौर पर कोई गठबंधन नहीं था और एक भी विधायक चुनकर नहीं आया। लेकिन अगर महानगर पालिका के चुनाव में वो शिंदे के साथ गठबंधन करते, एनडीए का हिस्सा होते, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद उनकी जग सकती है और इससे कार्यकर्ता, संगठन दोनों को फायदा होगा। तो दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है और बीजेपी भी चाहती है कि मराठी का मुद्दा हो, प्रांतवाद की जो बात लगातार राज ठाकरे करते रहे या शिवसेना के भी करीबी ये मुद्दे रहे। तो अगर ये दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा कुछ विवादित मुद्दों पर अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। जी देखिए रौनक, ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जो है वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक तरह से पॉलिटिकली अनटचेबल हो गए हैं। पहले जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि कभी ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी का, हालांकि इन्होंने कई चुनावों में बीजेपी का समर्थन किया। अभी बीते लोकसभा चुनाव में इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं बिना शर्त समर्थन करता हूं बीजेपी को, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उनको साथ लेने को तैयार नहीं है और उसके पीछे मुख्य कारण है उनका उत्तर भारतीय विरोध। बीच में राज ठाकरे जो है उत्तर भारतीय विरोध की राजनीति से पीछे हट गए थे। उन्होंने हिंदुत्ववाद को अपना लिया था। 2020 में उन्होंने कहा कि मेरे डीएनए में हिंदुत्व है। उन्होंने अपनी पार्टी का जो चौरंगा झंडा था उसको भी भगवा झंडा में बदल दिया। अपने कार्यकर्ताओं से खुद को हिंदू जननायक कहलाने लगे और एक हिंदुत्व का चोला पहन लिया था। लेकिन अब वो फिर से मराठीवाद की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि हफ्ते भर तक उनका आंदोलन चला था जहां पर उनके कार्यकर्ता बैंकों में जा रहे थे, हाउसिंग सोसाइटीज में जा रहे थे और जो मराठी नहीं बोल रहा था उसकी पिटाई कर रहे थे, उसको डरा धमका रहे थे। हालांकि बाद में जब बीजेपी की ओर से निर्देश दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अचानक उस आंदोलन को वापस भी ले लिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये राज ठाकरे को ये अब लग रहा है कि 2009 में उनको मराठी के मुद्दे ने फायदा पहुंचाया था तो वही मुद्दा अब उन्हें 2025 में भी फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो उनको साथ लेने को तैयार नहीं है? जी देखिए, यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करना चाहूंगा। दरअसल राज ठाकरे ने जिस तरह से पिछले दिनों हिंदुत्व की लाइन ली है वो उनको ब्रॉडर लेवल पर निश्चित तौर पर उसका फायदा राज ठाकरे को मिल सकता है और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनको मिला भी, कई उनके उम्मीदवारों को अच्छे खासे साइजेबल वोट भी मिले। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें जब लोकल चुनाव हो जाते हैं तो जो मराठी का मुद्दा है, खास तौर से इस एमएमआर रीजन में, आपको पता है कि एमएमआर रीजन में अब भी जो मराठी भावना वाली लोग हैं वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे के साथ रहते हैं और इसीलिए राज ठाकरे रह रहकर अपने उस मुद्दे को कहीं लोग भूल ना जाए, इसलिए इस तरह के आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि बीजेपी ने उनके आंदोलन को वापस लेने में बड़ी भूमिका निभाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे कैसे पिक्चर में आए। ये इस आंदोलन जिस तरह से राज ठाकरे ने वापस लिया उसको देखकर समझना चाहिए क्योंकि उदय सामंत जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है, उन्हें राज ठाकरे से बातचीत करने के लिए ऑफिशियल तौर पर भेजा गया था और तुरंत उस बातचीत के बाद राज ठाकरे की तरफ से पत्र आता है कि वो अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि राज ठाकरे जिस तरह के नेता और जो आंदोलन छेड़ते हैं वो इतने जल्दी अपने आंदोलनों को वापस नहीं लेते। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे को आने वाले दिनों में साथ आना है तो उसके पहले जो मैसेजिंग की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग उदय सामंत की उस मीटिंग के बाद करने की कोशिश की गई। जी जी रौनक, बिल्कुल राज ठाकरे के अगर पूरे राजनीति को देखें तो देखिए 2005 तक वो शिवसेना में थे, तब वो हिंदुत्ववाद की बात कर रहे थे। उसके बाद 2006 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एमएनएस तो उन्होंने मराठीवाद का मुद्दा अपनाया और इसका उनको फायदा भी हुआ। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब वो पहली बार उनकी पार्टी उतरी तब उनको 13 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा काम नहीं किया और 2014 में हमने देखा कि वो 13 से सिमट कर सिर्फ 1 सीट पर आ गए थे और उसके बाद के चुनाव में भी 1 सीट पर, और आज उनकी हालत जो है एक शून्य पार्टी की है। शून्य सांसद, शून्य विधायक,
और नगर सेवक भी हम कह सकते हैं कि शून्य है, शून्य पार्षद भी है, क्योंकि अब तक चुनाव हुए नहीं है और जो पिछली महानगर पालिका का कार्यकाल था वो भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में एक बड़ा अस्तित्व का संकट राज ठाकरे की पार्टी के सामने है कि उनको अपनी पार्टी फिर से अगर खड़ी करनी है तो इस बीएमसी चुनाव में, जो जल्द चुनाव होने जा रहा है, अभी तक हालांकि उसकी तारीखों के ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद दिनों में, हो सकता है महीने 2 महीने में ही जो है तारीखों का ऐलान हो जाए और फिर ये एक सबसे बड़ी परीक्षा होगी और ये एक बड़ा मौका भी होगा राज ठाकरे के लिए कि वो फिर से अपने आप को महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में पेश कर सकें।